हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संजय टेक्निकल @21 में। आज की इस वीडियो में हम फ्यूचर ट्रेड के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे, जो कि आपके आगामी DRDO सेप्टेम्बर 10 का एग्ज़ाम होने वाला है, या अगर इसके अलावा आप अन्य किसी भी टेक्निकल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। इस वीडियो में हमने फ्यूचर ट्रेड के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी कुछ जो है नई जानकारियाँ प्राप्त होने वाली है। और तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा, ताकि इस वीडियो में दी हुई सारी जानकारी आपको प्राप्त हो सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, किस फाइलिंग में फाइल के स्ट्रोक के दिशा फाइल के अक्ष के लंब रूप में होती है या रखी जाती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आपका फाइलिंग टेक्निक के से है लिया गया है। फाइलिंग का जो टेक्निक है, यानी कि फाइलिंग करने की जो विधियाँ होती हैं वो आपकी अलग अलग प्रकार की होती हैं। ठीक है, जैसे कि आपकी एक होता है स्ट्रेट फाइलिंग, ठीक है, क्रॉस फाइलिंग, ठीक है, और कर्व फाइलिंग और ड्रॉप फाइलिंग। तो ये फाइलिंग टेक्निक होती हैं आपकी कुछ। तो इसमें क्वेश्चन यही पूछा गया है कि किस फाइलिंग में फाइल के स्ट्रोक की दिशा फाइल के अक्ष के लंब रूप में होती है। तो याद रखिए कि ड्रॉप फाइलिंग में जो है हम फाइल के स्ट्रोक की दिशा फाइल के अक्ष के लंब रूप में रखते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, और फाइल टेक्निक से संबंधित कुछ और क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो मैं आपको वो बता देना चाहता हूँ। जैसे कि आपसे पूछ सकता है कि कर्व फाइलिंग का प्रयोग कहाँ पे करते हैं। तो याद रखिएगा, कर्व फाइलिंग का प्रयोग गोले जाब की फाइलिंग करने के लिए हम कर्व फाइलिंग टेक्निक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है क्रॉस फाइलिंग। तो क्रॉस फाइलिंग का यूज़ जो है आपकी चौड़ी सतह वाली जॉब पे हम क्रॉस फाइलिंग का यूज़ करते हैं, और नॉर्मली हम स्ट्रेट फाइलिंग का जो है हम प्रयोग करते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा। तो ये कुछ फाइलिंग टेक्निक है जो आपसे अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैंने एक क्वेश्चन के माध्यम से फाइलिंग टेक्निक से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे उन सारे पॉइंट्स को, उन सारे क्वेश्चन को आप लोगों के साथ में शेयर करने का प्रयास किया है। तो उम्मीद है आज के बाद अगर फाइलिंग टेक्निक से कहीं पे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका आंसर जो है आप आसानी से कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्लास्टिक और एल्युमिनियम की टाइपिंग के लिए किस टैप का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा, प्लास्टिक और एल्युमिनियम ये आपके सॉफ्ट मेटल होते हैं, और सॉफ्ट मेटल की टाइपिंग के लिए हम फ्रूटलेस टैप, यानी कि बिना फ्लूट वाले, बिना थ्रेड वाले टैप का प्रयोग करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, टैप का प्रयोग जो है हम किसी जॉब के अंदर इंटरनल थ्रेड को काटने के लिए करते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। टैप मुख्यतः आपके 3 प्रकार के होते हैं, टेपर टेप और इंटरमीडिएट टेप और बैटमिंग टेप। एक्चुअली टैप आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक हैंड टेप और एक मशीन टेप। और हम हैंड टेप की बात करें तो ये आपके 3 प्रकार के होते हैं, टेपर टेप, इंटरमीडिएट टेप और बॉटमिंग टेप। तो इस टेप से संबंधित भी कुछ आपके क्वेश्चन एग्जाम पूछे जाते हैं, तो मैं आप लोगों के साथ बता देना चाहता हूँ। जैसे कि आपसे पूछ सकता है कि टेपर टेप का एंगल कितना होता है, इंटरमीडिएट टेप का एंगल कितना होता है, और बॉटमिंग टेप का एंगल कितना होता है। तो याद रखिएगा, टेपर टेप का एंगल 4 डिग्री, इंटरमीडिएट टेप का एंगल 10 डिग्री, और जो बॉटमिंग टेप होता है इसका जो एंगल होता है यह 20 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, बॉटमिंग टेप को हम फिनिशर टेप भी कहते हैं। बॉटमिंग टेप का प्रयोग जो है हम ब्लाइंड होल की टेपिंग करने के लिए भी हम करते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपकी, इसको याद रखिएगा। ये जो टेपर टेप, इंटरमीडिएट टेप और बॉटमिंग टेप को हम फर्स्ट टेप, सेकेंड टेप और थर्ड टेप के नाम से भी आप जानते हैं। इन टेप्स के पहचान करने के लिए कौन सा फर्स्ट टेप है, कौन सा सेकेंड टेप है, इसके लिए हम उसकी जो सेंक होती है उसके ऊपर जो है आपकी एक क्या बनी रहती है, सर्कल्स बना रहता है या आपकी, तो इसको याद रखेंगे। ठीक है, और इसके टेपर लीड की बात करें तो सबसे अधिक जो टेपर होता है वो आपके टेपर टेप होता है, उसके बाद इंटरमीडिएट में उससे कम होता है, और बॉटमिंग टेप में जो होता है एक भी टेपर नहीं होता है, या 1 या 2 टेपर होता है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। टेपर टेप में आपकी 5 से 6 थ्रेड जो होती है आपकी टेपर में होती है। इंटरमीडिएट में 3 से 4 टेपर होती टेपर में लीड जो उसकी टेपर में होती है, जबकि बॉटमिंग टेप में 1 या 2 या किसी में एक भी आपकी जो है थ्रेड टेपर में नहीं रहती है। तो ये टेपर से संबंधित कुछ कॉमन क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इसको प्लीज़ याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 3rd नंबर का, फ्लैट चीजल का फोर्जिंग एंगल, यहाँ पे छूट गया है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुई है। याद रखिएगा कि फ्लैट चीजल का फोर्जिंग एंगल कितना होता है। तो याद रखिएगा, फ्लैट चीजल का जो फोर्जिंग एंगल होता है वो 25 to 30 डिग्री वेरी करता रहता है। आपका एग्जैक्टली अगर बात करें तो 30 डिग्री होता है, इसको याद रखिएगा। बट आपका आंसर अगर 25 to 30 दिया है तो वो भी आपका आंसर सही होगा। ठीक है, चीजल की बात करें तो चीजल एक प्रकार का सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है। ठीक है, जिसका प्रयोग हम हैमर की मदद से धातु को जो है चिप्स के रूप में काटने के लिए करते हैं।
ठीक है। और चीजल जो है इसका आकार की बात करें, क्रॉस सेक्शंस की बात करें तो यह अष्टभुजाकार होता है, ठीक है। और यह जो है आपके अलग अलग प्रकार के चीजल मिलते हैं। और चीजल की विशेष रूप से बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक हॉट चीजल और एक कोल्ड चीजल, ठीक है। तो फोर्जिंग शॉप में आपका हॉट चीजल का प्रयोग किया जाता है और इसका जो एंगल होता है वो आपका 60 डिग्री होता है। और जब कोल्ड चीजल की बात करें तो यह इसका एंगल जो है 30 डिग्री होता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। और कोल्ड चीजल के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे कि फ्लैट चीजल, क्रॉस कट चीजल, ठीक है, हाफ राउंड चीजल। तो ये चीजल के अलग अलग प्रकार हैं और इन सब चीजल के प्रकार से भी संबंधित क्वेश्चन कुछ पूछे जाते हैं, तो उसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर का, हैंड टेप कितने प्रकार के होते हैं? तो हैंड टेप आपके 3 प्रकार के होते हैं, टेपर टेप, इंटरमीडिएट टेप और बॉटमिंग टेप। इंटरमीडिएट टेप को हम टेपर टेप को हम फर्स्ट टेप भी कहते हैं, इंटरमीडिएट टेप को सेकंड टेप कहते हैं और बॉटमिंग टेप को हम फिनिशर टेप भी कहते हैं। और बॉटमिंग टेप का प्रयोग ब्लाइंड होल की लिए टैपिंग के लिए करते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का, खराब थ्रेड की चेजिंग या रिकंडीशनिंग के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो खराब थ्रेड की चेजिंग या रिकंडीशनिंग के लिए हम डाई नट का प्रयोग करते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। डाई नट क्या है? तो डाई नट जो है एक नट के आकार की डाई होती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ना इसमें नट मेंशन है डाई के साथ में, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये नट है, लेकिन इसको याद रखिएगा कि डाई नट आपका डाई नट के आकार की डाई होती है। ये एक्चुअली में क्या है? डाई है। तो इतना याद रखिएगा कि डाई नट क्या है? एक प्रकार की डाई है जो कि आपके नट के आकार की होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन है आपका, रिमर के दांतों की स्पेसिंग असमान क्यों होती है या असमान रूप से असमान क्यों रखी जाती है? तो याद रखिएगा कि चैटरिंग रिमिंग करते समय चैटरिंग को कम करने के लिए, आपकी चैटरिंग कम हो सके, ठीक है, इसके लिए जो रिमर के दांतों की स्पेसिंग जो है वो असमान या अनइक्वल जो है रखी जाती है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। रिमर क्या है? तो रिमर एक प्रकार का मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स है, ठीक है। और रिमर आपके अलग अलग प्रकार के होते हैं और रिमर का प्रयोग जो है किए गए होल को फिनिशिंग प्रदान करने के लिए करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके 7 नंबर का, वेल्डिंग मशीन में किस प्रकार के करंट की सप्लाई की जा सकती है? तो वेल्डिंग मशीन में आपके AC या DC यानी कि अल्टरनेटिव करंट या डायरेक्ट करंट, दोनों प्रकार के करंट की सप्लाई की जा सकती है, इसको याद रखेंगे। वेल्डिंग में जो है आपकी वेल्डिंग के लिए 3 मशीनें प्रयोग की जाती हैं, ठीक है। एक तो AC वेल्डिंग ट्रांसफार्मर हो गया, एक मोटर जनरेटर हो गया और एक रेक्टिफायर हो गया। तो वेल्डिंग के लिए 3 मशीनें प्रयोग की जाती हैं, इसको आप याद रखेंगे। मोटर जनरेटर, ठीक है, ट्रांसफार्मर और एक रेक्टिफायर से क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेक्टिफायर का प्रयोग क्या होता है? तो AC करंट को DC में बदलने के लिए हम रेक्टिफायर का प्रयोग करते हैं, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 नंबर का, वेल्डिंग में करंट बहने की दिशा को क्या कहते हैं? तो वेल्डिंग में करंट बहने की दिशा को जो हम पोलैरिटी कहते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा। आपसे क्वेश्चन घुमा कर भी पूछ सकता है कि पोलैरिटी क्या है? तो करंट बहने की दिशा को हम क्या कहते हैं? पोलैरिटी कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन आपका, वेल्डिंग के समय धातु के डीऑक्सीडाइजिंग और रिफाइनरी में कौन सहायता करता है? रिफाइनरी, ठीक है। तो वेल्डिंग के समय डीऑक्सीडाइजिंग और रिफाइनरी के लिए हम फ्लक्स का प्रयोग करते हैं, फ्लक्स आपकी हेल्प करते हैं, ठीक है। फ्लक्स क्या होता है? तो यह वेल्डिंग की जो इलेक्ट्रोड क्या कहते हैं उसको, इलेक्ट्रोड रॉड होती है, ठीक है, तो उसके ऊपर इसकी कोटिंग की जाती है। इलेक्ट्रोड क्या होता है? तो ये एक प्रकार के धातु की एक रॉड होती है जिसके ऊपर फ्लक्स की कोटिंग की जाती है। फ्लक्स का जो है आपके ये आर्क को स्थिर करने का भी कार्य करता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है फ्लक्स का कार्य क्या होता है? तो ये आर्क को स्थिर करता है, ठीक है। धातु की सतह से ऑक्साइड को हटाता है और यह जंग लगने से भी क्या करता है? जंग को भी बनने से रोकता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। वेल्डिंग एक प्रकार का परमानेंट जॉइंट है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का, वेल्डिंग ब्लो पाइप की टिप किस धातु की बनी होती है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा। वेल्डिंग ब्लो पाइप की जो टिप की जो धातु होती है वो कॉपर एलॉय से बनी जाती है, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि कॉपर एलॉय क्या होता है, ठीक है। तो ये इनका प्रयोग कहाँ पे होता है? तो कह रहा है कि मोस्ट कॉपर एलॉय यूज्ड बिकॉज ऑफ देयर गुड कोरोजन रेजिस्टेंस एंड मेशिनेबिलिटी। तो जो कॉपर एलॉय है इनका प्रयोग क्यों किया जाता है, इसके बारे में यहाँ पे जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तो ये यहाँ पे दिया है आपका कि मोस्ट कॉपर एलॉय जो है
आर यूज्ड बिकॉज ऑफ देयर गुड कोरोजन रेजिस्टेंस। तो अधिकतर जो कॉपर एलॉय है वो इसलिए प्रयोग किए जाते हैं क्योंकि उनकी कोरोजन रेजिस्टेंस होती है, यानी कि जंग प्रतिरोधक जो होता है वह बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है, कॉपर एलॉय के। एंड मशीनेबिलिटी, और इनकी जो मशीनिंग करने की जो क्षमता होती है यह भी बहुत ही अच्छी होती है। तो मेनली अगर बात करें कि कॉपर एलॉय कहाँ प्रयोग किए जाते हैं या क्यों प्रयोग किए जाते हैं, तो कॉपर एलॉय जो है ये इनकी कोरोजन रेजिस्टेंस बहुत अच्छी होती है और इनकी मशीनेबिलिटी आसानी से हो सकती है। इसी वजह से जो है आपके कॉपर एलॉय प्रयोग किए जाते हैं। कॉपर एलॉय जो है आपका विभिन्न धातुओं का मिश्रण है जिसमें कॉपर, टिन और जिंक होता है, ठीक है। इसके साथ ही कॉपर एलॉय अन्य प्रकार के भी होते हैं जिसमें कॉपर के साथ में आपका टिन, कॉपर के साथ में एल्युमिनियम और कॉपर के साथ में सिलिकॉन भी मिलाया जाता है। तो ये सभी आपके क्या है, कॉपर एलॉय हैं, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्क वेल्डिंग में आर्क कैसे प्रारंभ की जाती हैं। तो आर्क वेल्डिंग में जो है टैपिंग या स्क्रैचिंग विधि से हम आर्क को प्रारंभ करते हैं या आर्क को जलाते हैं, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पोजीशन जिसमें वेल्डिंग करना सबसे आसान होता है। तो वेल्डिंग जो है फ्लैट पोजीशन में करना सबसे आसान होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लास्ट फर्नेस नहीं, यहाँ पे फर्नेस है, ठीक है, याद रखिए। ब्लास्ट फर्नेस में लोहा निकालने की विधियों को क्या कहते हैं। तो ब्लास्ट फर्नेस से लोहा निकालने की विधियों को हम स्मेल्टिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा। और ब्लास्ट फर्नेस से आपका पिग आयरन प्राप्त होता है, किपोला फर्नेस से कास्ट आयरन, जबकि पुडलिंग फर्नेस से राट आयरन प्राप्त होता है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का, किस धातु को फोर्ज नहीं किया जा सकता है। तो पिग आयरन को जो है हम फोर्ज नहीं की जा सकते क्योंकि पिग आयरन जो है कार्बन की मात्रा बहुत अधिक होती है, और जिस धातु में कार्बन की मात्रा अधिक होती है वह धातु अधिक ब्रिटल होता है, और जो ब्रिटल धातु होगी उसको हम फोर्ज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे, पिग आयरन को हम फोर्ज नहीं कर सकते, ठीक है। और पिग आयरन को बनाने के लिए हम ब्लास्ट फर्नेस का प्रयोग करते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकता है कि धातु का शुद्ध रूप क्या है। तो याद रखिएगा, धातु का शुद्ध रूप जो होता है पिग आयरन होता है, या आपका सबसे अशुद्ध धातु जो होती है, सबसे अधिक ब्रिटल धातु जो होती है वो अशुद्ध जो धातु होती है पिग आयरन होती है। अब सबसे ब्रिटल धातु जो पूछे तो कास्ट आयरन, और सबसे कम जो सबसे शुद्ध लोहा होता है वो आपका राट आयरन होता है। सबसे नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का, सबसे भारी धातु कौन सी है। तो याद रखिएगा कि लेड जो है आपका, जिसे शीशा कहते हैं, ये आपकी सबसे भारी धातु है, ठीक है। और शीशा जो है या लेड जो है आपके गैलेना नामक अयस्क से तैयार किया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। और सबसे हल्की धातु की बात करें तो एल्युमिनियम जो है आपका सबसे हल्की धातु, और सबसे भारी धातु की बात करें तो आपसे लेड होता है सबसे भारी धातु, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर का, हाई स्पीड स्टील का मुख्य मिश्रण तत्व क्या है। तो टंगस्टन जो है आपका हाई स्पीड स्टील का मुख्य मिश्रण तत्व होता है। हाई स्पीड स्टील में टंगस्टन, क्रोमियम और वेनेडियम ये 3 तत्व होते हैं। तो सबसे अधिक जो टंगस्टन ही इसकी मात्रा होती है, जो कि होती है लगभग 18%, मतलब उसके बाद क्रोमियम 4% और वेनेडियम जो होता है 1% होता है। हाई स्पीड स्टील का प्रयोग जो आपके कटिंग टूल्स बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर का, वह न्यूनतम तापमान जिस पर तेल बहता है उसे उसका पोर पॉइंट कहते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा कि तेल का वह न्यूनतम तापमान जिस पर वह बहता रहता है उसको हम पोर पॉइंट कहते हैं, ठीक है। तो धातु के आपके लुब्रिकेंट से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि इसका पोर पॉइंट दिया पूछा गया है इसमें। इसके साथ ही आपका फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट से भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फ्लैश पॉइंट और किसी भी लुब्रिकेंट का वह तापमान होता है जिसमें पर्याप्त धुआं से उस तापमान पे लुब्रिकेंट से पर्याप्त धुआं निकलता है, उसको उस लुब्रिकेंट को उस तापमान को हम फ्लैश पॉइंट कहते हैं। और लुब्रिकेंट के जिस तापमान पे उसमें आग पकड़ ले उसे उस लुब्रिकेंट का जो है फायर पॉइंट कहते हैं, ठीक है। और एक लुब्रिकेंट का सबसे जो विशिष्ट गुण होता है वह होता है आपका विस्कोसिटी, ठीक है। तो विस्कोसिटी क्या होता है, तो यह लुब्रिकेंट का वह गुण होता है जिससे पता चलता है कि लुब्रिकेंट कितना गाढ़ा है, कितना या उसका थिन है, तो पतला है। तो विस्कोसिटी एक्चुअली आपका जो है तेल के गाढ़ापन या वो क्या गाढ़ापन से संबंधित होता है, तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर का, मोम और साबुन कैसे लुब्रिकेंट है। तो मोम और साबुन जो है आपके सॉलिड लुब्रिकेंट के अंतर्गत आते हैं। लुब्रिकेंट आपके 3 प्रकार के होते हैं, ये भी आप याद रखिएगा, सॉलिड, सेमी सॉलिड और लिक्विड, ठीक है। तो मोम और साबुन ये आपके सॉलिड लुब्रिकेंट है, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19 नंबर का, टूल के पॉइंट पर कटिंग फ्लूइड को कैसे पहुंचाया जा सकता है। तो टूल के कटिंग पॉइंट तक लुब्रिकेंट को पहुंचाने के लिए, ठीक है, टूल के कटिंग पॉइंट पर फ्लूइड को पहुंचाने के लिए हम हाई प्रेशर जेट का विधि से उसको पहुंचाते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर का, स्पिंडल की दिशा बदलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा, स्पिंडल की दिशा बदलने के लिए हम टम्बलर गियर का प्रयोग करते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर का, बेसिक टर्निंग लेथ कौन सी होती है। तो इंजन जो लेथ होती है आपकी, इसको हम बेसिक टर्निंग लेथ कहते हैं, तो
ये भी आप याद रखेंगे। और स्पिंडल की दिशा बदलने के लिए हम टम्बलर का यूज़ करते हैं। और चूँकि टम्बलर से क्वेश्चन एक और पूछा जाता है आपसे, इसको याद रखिएगा कि टम्बलर में कितने यूनिट होते हैं। तो याद रखिएगा कि टम्बलर के गियर में आपके 3 यूनिट होते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर का, सभी मॉडर्न लेथ मशीन पर किस प्रकार के टूल पोस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा सभी मॉडर्न लेथ मशीन पर आपके जो है क्विक चेंज टूल पोस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर का, पतले और लंबे जाब को सहारा देने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा पतले और लंबे जाब को सहारा देने के लिए हम स्टेडी रेस्ट का प्रयोग किया जाता है। और स्टेडी रेस्ट जो है आपके ब्रास के बनाए जाते हैं या सॉफ्ट मेटल के बनाए जाते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर का, जाब को सेंटर्स के बीच में पकड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा जाब को सेंटर्स के बीच में पकड़ने के लिए हम लेथ एक्सेसरीज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी कि लेथ के उपसाधक किसे हम कहते हैं। ठीक है, तो लेथ के उपसाधक वो होते हैं जो लेथ के विभिन्न कार्य में करने के लिए इसमें प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर का, ब्रिटल धातुओं की मशीनिंग करते समय किस प्रकार के चिप्स बनते हैं। तो ब्रिटल धातुओं की मशीनिंग करते समय सेगमेंटल यानी जिसे हम खंडयुक्त हिंदी में कहते हैं, इस जो है चिप्स बनते हैं। तो उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जैसे कि यहाँ पे ब्रिटल धातुओं से पूछा गया है कि ब्रिटल धातुओं की मशीनिंग करते समय किस प्रकार के चिप्स बनते हैं। तो सेगमेंटल से याद रखिएगा या खंडयुक्त इसको कह सकते हैं, यानी कि टुकड़ों में जो है टुप्स जो है आपके चिप्स बनते हैं। जैसे कि आपका कास्ट आयरन हो गया या ब्रास, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कास्ट आयरन या ब्रास की मशीनिंग करते समय किस प्रकार के चिप्स बनते हैं। तो याद रखिएगा सेगमेंटल से या खंडयुक्त चिप्स बनते हैं। इसके साथ ही आपसे पूछ सकते हैं एल्युमिनियम या सॉफ्ट मेटल की मशीनिंग करते समय किस प्रकार के चिप्स बनते हैं। तो याद रखिएगा कि एल्युमिनियम या सॉफ्ट मेटल की मशीनिंग करते समय आपके कंटिन्यूस ठीक है चिप्स बनते हैं। तो ये भी या घुंघराले चिप्स बनते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा कि सॉफ्ट मेटल या एल्युमिनियम की मशीनिंग करते समय आपके जो है कंटिन्यूस चिप्स बनते हैं। तो ये 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके फिटर ट्रेड से थे। ठीक है, और जो आज की इस वीडियो में हमने कवर किए हैं, उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। और जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि और भी लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। और ये एक प्रकार के हमारी तरफ से बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था, क्योंकि मैं जानता हूँ कि बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि आपकी कंसिस्टेंसी और आपका प्रैक्टिस ये कितना मायने रखता है। इस वजह से मैंने एक रिवीजन के तरीके इस क्लास को रखा आप लोगों के सामने। उम्मीद है आपका एक अच्छे प्रकार से आपका रिवीजन हो गया होगा। अगर आप बहुत दिनों के बाद क्लास ले रहे हैं तो फिर भी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ में शेयर करें। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।